हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। पहल एकेडमी की तरफ से जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज चल रही है उसका आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है COP27। आपने पिछले लगभग 2 सप्ताह से ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सुनी होगी कि COP27 तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि COP27 क्या है, कहाँ चल रही है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसका एजेंडा है COP27 का, उसकी क्या क्या आउटकम्स रही। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो COP27 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। ये इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में चल रही है। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो 2015 के अंदर COP21 हुई थी, पेरिस सम्मेलन, ठीक है, उसकी जो रूल बुक थी उसको इम्प्लीमेंट करना। इसीलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन COP भी बोलते हैं और यही इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, अब हम साथ में ही कई बार एग्जाम में मैप पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो चूंकि ये इजिप्ट है तो इजिप्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं। तो ये इजिप्ट का मैप है, देख रहे हैं आप। इधर मेडिटेरियन सी है, इधर रेड सी है। ठीक है, ये पूरा इजिप्ट है। इजिप्ट का जो ये वाला है पोर्शन, ये है सिनाई पेनिनसुला, और इसके यहाँ ये टिप पॉइंट पे, कहाँ पे, रेड सी की साइड, यहाँ पे ये शर्म अल शेख सिटी है जहाँ पे COP27 हो रही है। दूसरी लोकेशन को देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये वाला पोर्शन है ये गल्फ ऑफ स्वेज है। ठीक है, वो मेडिटेरियन सी है। साथ में कंट्रीज देखें तो इजराइल है, इधर जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो ये लोकेशन कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इजिप्ट की लोकेशन या शर्म अल शेख के बारे में, रेड सी के बारे में, गल्फ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो ये नोटिस करना। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कोप है क्या। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में धीरे धीरे क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज का असर जब दिखने लगा, तो 1992 के अंदर ब्राज़ील का एक शहर है रियो डे जेनेरियो, वहाँ पे अर्थ समिट हुआ। ठीक है, उसके अंदर UNFCCC एक आउटकम निकला। UNFCCC 1994 में जाके फोर्स में आई। उसके अंदर लगभग 197 मेंबर कंट्रीज थे। वो जब हर साल मिलते हैं तो उन्हीं की जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये देखते हैं, ये कोप ऑफ अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसकी, UNFCCC की। UNFCCC क्या है, अर्थ समिट की एक आउटकम है। ठीक है, जो 1992 के अंदर हुआ था, और ये फोर्स में कब आए, 1994 से। कोप है वो हर साल मिलती है। ठीक है, पहली जो कोप है वो 1995 में हुई बर्लिन जर्मनी में। कोप की जो प्रेजेंसी है वो 5 रीजनल ग्रुप्स बना रखे हैं, उसके अंदर रोटेट होती रहती है, और साथ में ही इसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो जो कंट्री है उसका इन्वायरमेंटल जो मिनिस्टर होगा, जैसे इंडिया की तरफ से श्री भूपेंद्र यादव है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो 5 रीजनल ग्रुप कौन कौन से हैं जिसके अंदर रोटेट होती रहती है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। और जो प्रेसिडेंट है वो यूजुअली द इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होता है। आगे हम देखें तो एजेंडा क्या रहा COP27 का। अभी हाल ही में एक एमिशन गैप रिपोर्ट आई थी UNEP की, उसके अंदर ये कहा गया कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था उसका जो एवरेज टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज टेम्परेचर है वो तो अब तक बढ़ चुका है, और अगर अभी भी क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इस सेंचुरी के एंड तक ये 2.8 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो और भी बढ़ने लग जाएंगे। जैसे हाल ही के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो डेवेस्टेटिंग फ्लड आया, वो इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। एक तो ये एजेंडा था। दूसरा एजेंडा लॉस एंड डैमेज के बारे में बात करना, उसके रिगार्डिंग एक फंड क्रिएट करना, जो पिछले कई कोप्स के अंदर जो मेन इश्यू रहा है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ग्लोबल वार्मिंग, इसका मेन एजेंडा कि भाई 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर बढ़ चुका है। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी देखने को मिल रही हैं। अगर इस पे एक्ट नहीं किया तो 2.8 डिग्री सेल्सियस इस सेंचुरी के एंड तक बढ़ जाएगा। साथ में ही जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है। साथ में ही जो कार्बन एमिशन है उसको 45% कम करना, कब तक, 2030 तक। साथ में ही नेट ज़ीरो 2050 तक नेट ज़ीरो, और साथ में ही लॉस एंड डैमेज के ऊपर। और इसी के कारण ये सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट भी रही है और हिस्टोरिकल भी बताया जा रहा है। और इसको 2 दिन एक्सटेंड भी इसलिए किया गया है क्योंकि कोई आउटकम नहीं निकल रहा था लॉस एंड डैमेज के ऊपर, और फाइनली लॉस एंड डैमेज के ऊपर एक फंड बना दिया गया है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म आई है नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन का एमिशन है बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री है वो जितना कार्बन का एमिशन कर रही है उतना हम उसको बैलेंस कर दें, अब्जॉर्ब कर लें उतने कार्बन एमिशन को एटमॉस्फेयर में। यही क्या है, नेट ज़ीरो है। और इंडिया ने इसके रिगार्डिंग एक पॉलिसी भी अभी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो भी जारी की है। आगे देखते हैं। हाँ, ये इसके आउटकम रहे थे। आउटकम में सबसे पहले शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान। एग्जाम में सीधा ही पूछ लेंगे कि शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से, COP27 से। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया कि अगर पूरे विश्व को लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिट करना है तो जो एनुअल स्पेंडिंग लगेगी वो 4 to 6 ट्रिलियन डॉलर इतनी चाहिएगी। दूसरा, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के लिए जो कंट्री के नेशनल क्लाइमेट प्लान्स हैं उनको रिविजिट करो और स्ट्रेंथन करो। जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हर कंट्री के अलग अलग, उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है और नए टारगेट्स लाने की ज़रूरत है ताकि 2023 तक इनको लाने की है ताकि क्लाइमेट चेंज को लिमिट्स के अंदर रोका जा सके। साथ में लॉस एंड डैमेज के ऊपर बात हो चुकी है फाइनल। ठीक है, इससे वल्नरेबल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको एक फ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, ताकि वो उनको मदद मिल जाए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। ठीक है, एक है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर एक बात हुई है। इंडिया की तरफ से रेजोल्यूशन लाया गया COP27 के अंदर कि COP26 के अंदर जब कोल को फेज आउट करने की बात हुई थी तो इंडिया ने COP27 में कहा कि कोल को ही क्यों, सारे फॉसिल फ्यूल्स को ही फेज आउट कर देते हैं, लेकिन ये रेजोल्यूशन फेल हो गया। तो ये इसकी मेन जो इम्पोर्टेंट आउटकम्स। अब हम देखते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। ये हिस्टोरिकल COP27 इसी की वजह से बताया जा रहा है कि लॉस एंड डैमेज फंड है उसको बना दिया गया है। ठीक है, लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या है? लॉस एंड डैमेज का मतलब ये है कि वो कॉस्ट जो डेवलप्ड नेशन पुअर कंट्रीज़ को, वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको देंगे। किस लिए? कि डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन उसका जो असर है वो किनको भुगतना पड़ रहा है? वल्नरेबल कंट्रीज़ को, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको। ठीक है, रेफर्स टू द कॉस्ट द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज हु आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल एमिशन दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। जो इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है उससे जो इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? पुअर नेशंस दैट हैव मेड नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन टू पोल्यूशन बट आर मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। कि उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है लेकिन भुगतना उनको पड़ रहा है, जैसे अभी पाकिस्तान का फ्लड वाला एग्जाम्पल। और ये कॉस्ट है वो सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है, साथ में लाइवलीहुड की कॉस्ट है वो भी देखी जाएगी, साथ में बायोडाइवर्सिटी है उसकी कॉस्ट भी देखी जाएगी, साथ में जो साइट्स हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, उनकी कॉस्ट भी देखी जाएगी। ऐसे बहुत सारी कॉस्ट हैं। नॉट ओनली इकोनॉमिक कॉस्ट टू प्रॉपर्टी बट आल्सो लॉस टू लाइवलीहुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी साइट्स, इन सब के बारे में। हालांकि ये लॉस एंड डैमेज जो फंड है इसकी बात नहीं है, ये 1991 से चल रही है, जब एक आइलैंड नेशन है वेनाटू, इसने स्टार्ट करी थी, जो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। इसने बात कहा था, इसने बात कही थी कि हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल नेशंस में आते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इमिशंस में, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में, क्लाइमेट चेंज में, वो बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन असर सबसे ज़्यादा हम भुगत रहे हैं। तो हमको एक लॉस एंड डैमेज फंड दिया जाए ताकि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें, उसके रिगार्डिंग हम अडेप्ट हो सकें। ठीक है, ये फंड तो बन गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी बात नहीं हुई है कि ये फंड है कैसे सेटअप होगा, इसको कौन मैनेज करेगा और कौन सी कंट्री कितना पे करेगी। ये बात COP जो 28 होगी उसके ऊपर छोड़ दी गई कि उसमें बात करेंगे। अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो डेवलप्ड कंट्रीज इसका विरोध क्यों कर रही हैं? अभी तक ये बना क्यों नहीं? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना है कि हम कितना पोल्यूट कर रहे हैं और उस पोल्यूशन के कारण
जो वल्नरेबल नेशंस हैं उनके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है हमारे कारण, इसको प्रैक्टिकली मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक टर्म आती है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज है वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो क्लाइमेट चेंज में भागीदार है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है। डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशंस और लीस्ट डेवलप्ड नेशंस और वल्नरेबल कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है, यही है। ये भी UNFCCC का ही एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अर्थ समिट के अंदर इसका वो आउटकम निकला था। इसका जो प्रिंसिपल वो है कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, कि अर्थ है, इन्वायरमेंट है, वो मैनकाइंड की कॉमन हेरिटेज है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है। जो ज़्यादा उसको पॉल्यूट करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होगी, ठीक है। और ये एक सस्टेनेबल वे है टैकल करने का क्लाइमेट चेंज का। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक रूप में भी टैकल करता है, इक्विटी भी इंश्योर करता है, डेमोक्रेटिक भी है, इथिकल भी है और जस्टिस को भी इंश्योर करता है। आगे देखते हैं, COP27 की एक इम्पोर्टेंट जो आउटकम है वो मार्स भी रहा है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। ये UNEP की जो इंटरनेशनल अलायंस मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है उसने लॉन्च किया है और इसको लीड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। इसकी मेन एम क्या है कि मीथेन का जिस जिस सोर्सेज से एमिशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करना, मेन एम यही है इसका मार्स का। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए कि मार्स क्या है, किससे रिलेटेड है, तो मार्स COP27 में आउटकम निकली थी और उसका मेन जो एम है वो ये है कि मीथेन का जिन जिन सोर्सेज से एमिशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करना। इसके अंदर जो 111 पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं वो लगभग 45% जो ग्लोबल मीथेन का जो एमिशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। अब इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात और देख लेते हैं हम कि COP26 के अंदर ग्लोबल मीथेन प्लेज ली गई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि 30% जो मीथेन का प्रोडक्शन है, एमिशन है, उसको कम करना। कब तक? 2030 तक। कौन से लेवल थे? 2020 का जो लेवल है उससे 30% कम करना 2030 तक, ठीक है। इंडिया ने इस प्लेज में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया इसका भी हिस्सा नहीं था। इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट मीथेन के एमिशन को डिटेक्ट करना, फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंगेज होना कि कौन कितना कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ, कंपनीज के साथ, सबके साथ। तीसरा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक्शंस की ये एक्शन हम लेंगे वो शेयर करना। नेक्स्ट, कोलैबोरेट करना और इम्प्रूव करना कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो मीथेन का एमिशन है वो कम हो। नेक्स्ट, अब ये पढ़ा है तो हम साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और मीथेन की जो चर्चा हो रही है, मीथेन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सन की जो रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब हैं, ये सन की रेडिएशंस को कुछ अब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ सन की रेडिएशन वापस बाउंस बैक हो जाती हैं। तो ये जो ऑब्जर्व करती हैं सन की रेडिएशंस को, ये कहाँ काम आती हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ को वार्म करने के लिए। अगर ये गैसेस ना हो तो अर्थ एक ठंडा गोला उसकी तरह हो जाएगा, ठीक है, ये यूज़फुल है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में क्या है, इन गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, जिसके कारण क्या है, ये ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व करती हैं, उसके कारण अर्थ है वो वार्म हो गई है। इसमें गैसेस कौन कौन सी हैं? CO2, मीथेन, N2O, HFCs, PFCs, SF6। ये डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि रेडिएशंस आ रही हैं, कुछ ऑब्जर्व हो जाती हैं, कुछ बाउंस बैक हो जाती हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर अर्थ के। मीथेन है, मीथेन जरूरी क्यों है? क्योंकि मीथेन है वो CO2 के कंपैरिजन में 80 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल है। जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है वो 80 टाइम्स ज़्यादा है मीथेन का। मीथेन का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से होता है? कोल, नेचुरल गैस, ऑयल और साथ में जो लाइफ स्टॉक्स हैं, साथ में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट का जो डिके होता है, इन सब से मीथेन का एमिशन होता है। केमिकल फार्मूला CH4। ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसका भी प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है, एयर पोल्यूटेंट भी है और साथ में ग्रीन हाउस गैस भी है।
ओके। तो आज हमने पढ़ा कि COP 27 क्या है, कहाँ हो रही है, मैप को देखा हमने, साथ में COP 27 का एजेंडा देखा, उसके क्या क्या आउटकम निकले, लॉस एंड डैमेज जो फंड बना वो इसी के कारण जो ये COP 27 है वो हिस्टोरिकल रही है वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको देखा और मीथेन को देखा। ठीक है, तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।